नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में विवाह के योग कैसे बनते हैं, कैसे देखे जाते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक वृषभ लग्न की कुंडली हमने बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। दूसरी राशि जो होती है वह वृषभ राशि होती है। इसका मतलब यह कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली हुई। पहले भाव को हम लग्न कहते हैं, ये पहला भाव होता है कुंडली में, ये दूसरा, तीसरा, इस टाइप से ये 12 भाव होते हैं। तो पहले भाव को हम लग्न कहते हैं और इसका स्वामी जो होता है इसको हम लग्नेश कहते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश जो होते हैं वह शुक्र होते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया। शादी विवाह का जो देखा जाता है कुंडली में वह सप्तम भाव से देखा जाता है, मतलब 7वें घर से देखा जाता है। जैसे ये पहला घर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। 7वें घर से हम शादी विवाह के बारे में देखते हैं और इसी के बारे में विचार करते हैं। इसी के बारे में ही हम, इसी भाव से ही हम गैस करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ वृषभ लग्न के बारे में बताता हूँ कि ये लोग कैसे होते हैं। ये लोग एट्रैक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब अट्रैक्शन अच्छा होता है इन लोगों के अंदर, क्योंकि शुक्र लग्नेश है। शुक्र जो होते हैं भोग विलास के कारक होते हैं। अच्छा, दूसरा, इनको लग्जरी लाइफ जीने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है और लग्जरी रॉयल लाइफ जीने के इनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है। परफ्यूम्स वगैरह के शौक़ होते हैं इनको। इसके अलावा सिंगिंग, डांसिंग के बारे में भी इनको अधिक इंटरेस्ट रहता है। तो इस टाइप के कुछ वृषभ लग्न के लोग होते हैं। अच्छा, सप्तमेश इनका मंगल है। 7वें घर के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं। तो शादी के योग जो बनते हैं वो ये इस हिसाब से देखे जाते हैं कि सबसे पहले देखा जाता है कि सप्तमेश की स्थिति क्या है। अगर सप्तमेश 6, 8 या 12 भाव में होता है तो मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज रहते हैं। अगर छठे भाव में है तो पार्टनर का स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। द्वादश में है अगर तो बाई कैरेक्टर इशू हो सकते हैं। और 9वें भाव, 8म भाव में है तो ससुराल से रिलेटेड, मतलब आपस में बनती नहीं है या मेंटली थिंकिंग से रिलेटेड इशू आते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक ये है कि विवाह के योग कैसे देखे जाते हैं। तो इसका पहला नियम ये होता है कि सप्तमेश की महादशा और अंतर्दशा में विवाह के योग बनते हैं। सपोज करो मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये सप्तमेश हो गए, उच्च के हैं। सबसे बड़ी बात यह है मकर राशि में मंगल जो होते हैं उच्च के होते हैं। अब इनकी जब महादशा या अंतर्दशा आएगी तो उसमें शादी होने के योग अधिक बनते हैं। महादशा अंतर्दशा क्या होती है, जैसे एक कंट्री होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट मेयर, चेयरमैन, प्रधान, इस टाइप के जो नेतागण होते हैं, यह सरकार जो होती है हमारे ऊपर शासन करती है। इसी प्रकार ये 9 ग्रह होते हैं, ये बारी बारी से हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो इनका जो शासन का टाइमिंग होता है उसको हम महादशा अंतर्दशा कहते हैं। तो जब इनका शासन आएगा मंगल का, ऐसे में शादी विवाह के चांस अधिक होते हैं होने के। अच्छा, अगर इनकी दशा ही नहीं चल रही हो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कुंडली में नियरेस्ट सप्तमेश की दशा ही नहीं आ रही है तो क्या योग बनते हैं। तो दूसरा नियम ये होता है कि सप्तमेश जिसके साथ युति करे
उसकी महादशा अंतर्दशा में भी विवाह होने के चांसेस अधिक रहते हैं। सपोज करो यहाँ पर चंद्र भी बैठे हैं या गुरु बैठे हैं या कोई भी ग्रह यहाँ पे युति कर रहा है। युति का मतलब होता है एक ही भाव में एक से ज़्यादा अगर अधिक ग्रह होते हैं तो उसको हम युति कहते हैं। तो अगर यहाँ पे ये युति कर रहे हों तो मंगल की महादशा अंतर्दशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। चंद्र की महादशा अंतर्दशा में भी शादी हो जाएगी और गुरु की अंतर्दशा महादशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। तो जो भी ग्रह यहाँ पे बैठा हो उसकी महादशा या अंतर्दशा अगर नियरेस्ट आ रही है तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। ये था दूसरा नियम। अब तीसरा नियम देखा जाता है गोचर से। गोचर मतलब होता है कि जब आपका जन्म हुआ उस टाइम पे जो ग्रह जिस राशि में थे उस राशि में उतार कर आपकी लग्न कुंडली बन जाती है, इसे लग्न कुंडली कहते हैं। अच्छा, लेकिन प्रेजेंट में जो ग्रह जिस दशा में हो उस मतलब जिस राशि में हो उसको गोचर कहा जाता है। तो गोचर के लिए सबसे पहले हम देखते हैं विवाह के कारक को। पुरुषों में जो कारक होता है विवाह का वह शुक्र होता है और महिलाओं में विवाह का कारक जो होता है गुरु होता है। कारक का काम ये होता है रिश्ते लाना और रिश्ते भेजना, शादी की बात आगे बढ़ाना, यह सब काम जो होता है कारक का होता है। और शादी होने का काम होता है सप्तमेश का। तो कारक जैसे लड़की की मैं आपके कुंडली के बारे में बताता हूँ। सपोज करो ये किसी जातिका की कुंडली है। अच्छा, अब ये 2023 चल रहा है और मई का महीना 1-2 दिन में लग जाएगा। अप्रैल का ही मान लो आप, अप्रैल चल रहा है। अभी तक गुरु जो थे मीन राशि में थे, तो यहाँ पे गुरु बैठे हुए थे। अच्छा, अब मेष राशि में आ जाएंगे, आ गए हैं। वैसे इस टाइम पे 22 तारीख को ही आ गए हैं सब। हम अभी यहाँ पे इमेजिन करके चल रहे हैं कि गुरु मीन राशि में थे। गुरु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है, 5, 7, 9 दृष्टि होती है। अब देखिए यहाँ पे गुरु जो थे सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, क्योंकि ये आ गई 7वीं दृष्टि, ये आ गई 9वीं दृष्टि। तो सप्तम भाव को जब गुरु देख रहे थे, ऐसे में जो लड़की है उसके रिश्ते काफ़ी आते हैं। समझे आप, रिश्ते आने का काम जो होता है वह गुरु करते हैं। अब मंगल जो हैं यहाँ पे इस टाइम पे ये 13 मई को अभी यहाँ पे थे, कर्क राशि में आ जाएंगे। अब जब तक गुरु यहाँ पे दृष्टि डाल रहे थे, ऐसे में इनके रिश्ते शादी होने के चांसेस अधिक थे। अब गुरु उठ के 22 तारीख को, 22 अप्रैल को यहाँ पे आ गए। तो अब इनके रिश्ते जो हैं वो आना कम हो जाएंगे या रुक जाएंगे, क्योंकि गुरु ने दृष्टि डालना अब बंद कर दी। अब इनके रिश्ते कब आएंगे? जब गुरु गोचर करके यहाँ पे आ जाएंगे वृषभ राशि में। तो गुरु एक राशि में 1 साल, लगभग एक पर्टिकुलर पीरियड 1 साल का ही माना जाता है, 1 साल रहते हैं। मंगल जो हैं एक राशि में 40 से 60 दिन तक रहते हैं। कभी 40 दिन रहे, 42, 45, 50, 60 ऐसे रहते हैं। मतलब 40 दिन का एक एवरेज मान के चलते हैं। तो 40 दिन तक मंगल जो है एक राशि में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं में गुरु कारक होते हैं। गुरु जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तब आपके रिश्ते आना तय हो जाएंगे, मतलब शुरू हो जाएंगे। और सप्तमेश मंगल जो है ये सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे
तो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा और शादी होने के चांसेस उस पर्टिकुलर टाइम में अधिक रहेंगे। मंगल की जो होती है वो चौथी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है, आठवीं दृष्टि होती है। इस पर्टिकुलर टाइम में एक ही साथ जब ये दोनों दृष्टि डालेंगे, या केवल गुरु अगर अच्छा बलवान है, उच्च का बैठा हुआ है, तो कारक भी विवाह करवाने में सक्षम हो जाता है। इसके अलावा इस कुंडली में बुध भी कारक हैं, शनि भी कारक हैं, ये लग्नेश होते हैं। शुक्र पंचम और नवम को कारक कहा जाता है, और बुध जो हैं धनेश भी हैं, मारक भी हैं, लेकिन पहले मारक हैं फिर कारक हैं। तो इस हिसाब से ये शादी के जो योग बनते हैं ये देखे जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कुछ भी समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं। आप अपनी कुंडली श्री शिव ज्योतिष केंद्र, हमारी फेसबुक पे आईडी है, लिंक अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।